आइए बच्चों, देखते हैं टॉपिक 5.5 मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखिए ये वर्ड्स ध्यान से देखिए। मैग्नेटाइजेशन ये बिल्कुल नया वर्ड है और इसी तरह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये भी नया वर्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। वैसे हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि अर्थ में से हमें अलग अलग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स वगैरह बहुत कुछ मिलता है। इसके अलावा हम बहुत सारे एलॉयज भी बनाते हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एलॉयज सभी के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स चाहिए, हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इसके बारे में हम यहाँ पे आज समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी जिसको कहते हैं हम। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एटम में अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो आप जानते हो कि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होती है। हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होती है, राइट। अब अगर पूरे सब्सटेंस को देखा जाए, पूरे एक सैंपल को देखा जाए, तो उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये सारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। किसकी? एटम्स की, राइट। देखिए, आपको ये सभी रैंडम डायरेक्शन में दिख रही है। ये हर एक एरो उसमें जो एटम्स हैं उनकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, राइट। मैं यहाँ पे एटम्स नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ इनकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो आपको दिखा रहा हूं। आप देख पा रहे हो कि ये रैंडम है। अब इस वजह से क्या होता है कि या तो पूरे सब्सटेंस को एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगी या फिर वो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी। अब अगर पूरे सब्सटेंस को एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल रही है तो ये नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है पूरे सैंपल की, उसे हम एम नेट ऐसे कह सकते हैं, एम नेट। और ये जो एम नेट है वो दरअसल हो जाएगी कितनी? सिग्मा एम आई वेक्टर फ्रॉम आई इजकल टू 1 टू एन। समझिए जरा इस इक्वेशन को। इसके अंदर जितनी भी डाइपोल मोमेंट्स हैं उन सभी को हम m1, m2, m3, m4 वगैरह ऐसे नाम दे दे n तक, तो इन सभी का जो समेशन है वो हो जाएगी नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर m नेट हो गया। अब ये m नेट यानी कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये जीरो भी हो सकता है या फिर नॉन जीरो भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि सारे एटम्स की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल रैंडमली ओरिएंटेड है। तो कुछ सब्सटेंस में ये एम नेट जीरो हो जाता है, किसी में ये एम नेट नॉन जीरो भी होता है। अब अगर ये एम नेट नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा सब्सटेंस जो है वो एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि पूरे सब्सटेंस को डाइपोल मोमेंट मिल रही है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरा सब्सटेंस एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब ऐसे सब्सटेंस के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि है मैग्नेटाइजेशन या फिर कहें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो इस तरह से डिफाइन करते हैं। मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सैंपल इज इक्वल टू द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, और इसका सिंबल है कैपिटल एम। ये ऑब्वियसली वेक्टर है और ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है एम नेट, यहां पे मैं लिख रहा हूं एम नेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए, एम नेट जो है इसका यूनिट आप जानते हो कि एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो फिर ये यूनिट आ जाएगा एम्पियर मीटर इनवर्स। और इससे हम कह सकते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको मिल सकता है। यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला आपको मिल जाएगा m0 l-1 t0 और a1 लेना पड़ेगा यहां पे। तो इस तरह से ये आपको
एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल रहा है, इसे मैं ब्रैकेट कर लेता हूं। एम नेट अपॉन वॉल्यूम इज नॉन एज कैपिटल एम, दैट इज मैग्नेटाइजेशन और से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब हम देखते हैं कि इस मैग्नेटाइजेशन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है। अब इसके लिए एक लॉन्ग सोलोनॉइड कंसीडर कीजिए। लॉन्ग सोलोनॉइड जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है और करंट जो है वो I जितना पास हो रहा है। तो ऐसे में इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलोनॉइड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एज स्मॉल n एंड कैरिंग करंट कैपिटल I इज, आपको इसका इक्वेशन पता होगा। लॉन्ग सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस इक्वेशन से मिल जाएगा। B0 इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन आई। यहां पे हमने स्पेसिफिकली B0 लिया है क्योंकि अभी सोलोनॉइड के अंदर कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। तो ऐसे में यहां पे हमने ये म्यू जीरो लिया है। आपको पता है कि म्यू जीरो इज परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम B0 कह रहे हैं। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसे मैं आपको इस फिगर से समझाता हूं। देखिए, यहां पे ये सोलोनॉइड है और इसमें से ऐसे आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये B0 है। B0 इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। अब अगर हम इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल डालते हैं, ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसकी नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम नेट जो है वो नॉन जीरो है, यानी कि उसका मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम जो है वो नॉन जीरो है। तो ऐसा एक मैग्नेटिक मटेरियल इसमें हम इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए आयन Fe। तो Fe में नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम नेट नॉन जीरो रहेगी, तो ऐसे में मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम भी नॉन जीरो रहेगा। अब क्योंकि आपने इस आयन को सोलोनॉइड में कोर के तौर पे लिया है, CORE कोर के तौर पे लिया है, तो इससे इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि इसमें ऐड होगा। देखिए, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा उसे हम नाम दे देते हैं BM, राइट। यहां पे BM जो है, BM is the field contributed by the material in the core. So the net magnetic field inside the solenoid now is B is equal to B0 plus BM। समझ रहे हो आप? जब तक वैक्यूम था, सोलोनॉइड में वैक्यूम था, तब तक मैग्नेटिक फील्ड B0 था। अब ये मैग्नेटिक मटेरियल हमने ऐड किया है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐड हो रहा है और वो है BM। इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, ये बात आपको बाद में पता चलेगी जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यानी कि इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे। तो इस तरह से इसमें BM ऐड होगा, तो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो जाएगा B इज इक्वल टू B0 प्लस BM। ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये BM जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M पे। मैंने यहां पे लिखा है हियर BM इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M ऑफ द मटेरियल इंसर्टेड, एंड सो वी कैन राइट दैट मैग्नेटिक फील्ड BM इज इक्वल टू म्यू जीरो कैपिटल M। ये BM का इक्वेशन है। BM इज इक्वल टू म्यू जीरो कैपिटल M। आप जानते हो कि म्यू जीरो यानी क्या? परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये है हमारा इक्वेशन 3। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 and 3 we can write the total magnetic field यानी कि net magnetic field that will be mu 0 small ni plus mu 0 कैपिटल M, राइट। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B अपॉन म्यू जीरो कॉमन निकल जाएगा, इज इक्वल टू Ni प्लस कैपिटल M। ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए, यहां से मैं B अपॉन म्यू जीरो
माइनस एम अगर ले लूं तो ये हो जाता है स्मॉल एन आई। बट इस b अपॉन म्यू जीरो माइनस कैपिटल एम को दरअसल एक और फिजिकल क्वांटिटी यानी कि कैपिटल एच से पहचाना जाता है। हियर b अपॉन म्यू जीरो माइनस एम इज नॉन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल H विच इज अगेन अ वेक्टर फील्ड। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लिख सकते हैं कि b अपॉन म्यू जीरो माइनस कैपिटल M is equal to H, and so we can also write that H is equal to Ni, है ना। यहां पे आपको ये जो इक्वेशन मिला है b अपॉन म्यू जीरो माइनस एम इजकल टू Ni, बट b अपॉन म्यू जीरो माइनस एम को क्या कहते हैं H, तो H इजकल टू दरअसल Ni भी हो गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस मिल रहे हैं, मैं इसे ब्रैकेट कर देता हूं। एक तो b अपॉन म्यू जीरो माइनस एम इजकल टू कैपिटल H और दूसरा H इजकल टू Ni। यहां पे H यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, राइट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही है और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा वही जो कैपिटल M का है, एम्पियर मीटर इनवर्स। आप समझिए, अगर डायमेंशनली देखें तो जो यूनिट कैपिटल M का होगा वही H का होना चाहिए, राइट। और अगर इस इक्वेशन के मुताबिक देखिए तो देखिए ये है I यानी कि करंट, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर, और ये है N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स, तो ये हो गया मीटर इनवर्स। तो इस तरह से एम्पियर मीटर इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा, राइट। अब हम H की इस वैल्यू को यहां पे रख देते हैं, इस इक्वेशन 4 में डाल देते हैं, ठीक है। मैं लिख लेता हूं सब्स्टिट्यूटिंग H इन इक्वेशन 4। तो अब देखिए ये आपको इस तरह से मिल जाएगा b अपॉन म्यू जीरो इजकल टू, यहां पे लिख सकते हैं हम H, Ni की जगह पे H आ जाएगा, प्लस M, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B का एक और इक्वेशन आपको मिल रहा है। देखिए ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखिएगा। तो म्यू जीरो इंटू ब्रैकेट H प्लस M, ये हो गया एक और इक्वेशन, इसे हम नाम दे देते हैं नंबर 5। और ये बच्चों अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे आपको खास तौर पे याद रखना है। देखिए यहां पे एक बात याद रखिएगा कि ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें से म्यू जीरो H जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से, वो है सोलोनॉइड में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड। और जो म्यू जीरो M है वो मैग्नेटिक फील्ड हमने कोर में जो मैग्नेटिक मटेरियल डाला है ना, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो है म्यू जीरो M, ठीक है। अब इसमें भी जो कैपिटल M है यानी कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, और यहां पे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलोनॉइड से प्रोड्यूस हुआ है। और सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो कि करंट I के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो H के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज H का I के साथ रिलेशन है H इजकल टू Ni। तो इन शॉर्ट मैं यहां पे इस तरह से कह सकता हूं दैट हियर मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M इज प्रोपोर्शनल टू H, ऑलराइट। और अब इसका इक्वेशन इस तरह से बनता है M इजकल टू, ये है जायम इंटू कैपिटल H। नंबर दे देता हूं इक्वेशन 6। ये M इजकल टू जायम इंटू कैपिटल H एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, इसे याद रखना है आपको। यहां पे ये जो जायम है, कभी कभी इसको गायम भी बोला जाता है, तो ये जायम या फिर गायम ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल है। ये मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। आपको मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से पता चलता है कि दरअसल जो मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है, मींस के वो पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। इसके बारे में वैसे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं, बट कहने का मतलब यह है कि जायम से हमें मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में एग्जैक्टली पता चलता है। हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं दैट जायम is a measure of how a magnetic material responds to an external magnetic field।
राइट। जाइम से हमें पता चलता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से मटेरियल किस तरह से बिहेव करेगा। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तो नेक्स्ट टॉपिक में आप देखोगे, अभी यहां पे सिर्फ इतना याद रखते हैं। और याद रखते हैं कि जाइम एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। जाइम इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं और जाइम की यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is the ratio of magnetization capital M and magnetic intensity capital H। यानी कि आप लिख सकते हो that magnetic susceptibility Zaim is capital M upon capital H। और आप जानते हो कि कैपिटल M और कैपिटल H इन दोनों का यूनिट सेम होता है, एम्पियर मीटर इनवर्स। तो जाइम ऑब्वियस सी बात है कि यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहां पे मैंने जाइम लिखा है, आपको टेक्स्ट बुक में जो है वो सिर्फ जाई मिलेगा। तो ये जाइम और जाई एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली इसे जाइम लिखा है क्योंकि ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को आप जाई ई लिख सकते हो, इसलिए मैंने इसे स्पेसिफिकली जाइम कहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 द नेट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज, देखिए इक्वेशन 5 याद है आपको, B इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू ब्रैकेट H प्लस M था, H प्लस कैपिटल M। बट अब देखिए इक्वेशन 6 से मैं कैपिटल M की जगह पे इस तरह से लिख सकता हूं, ये हो गया जाइम इंटू H, राइट। अब इसमें से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाता है म्यू 0 और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस जाइम इंटू H, राइट। ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 7। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ये जो 1 प्लस जाइम है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। हियर 1 प्लस जाइम इज इक्वल टू म्यू आर विच इज नॉन एज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस या फिर ऑफ द मटेरियल। आई बात समझ में? ये 1 प्लस जाइम जो है इसे कहते हैं म्यू आर। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। बट ऑब्वियस है कि म्यू आर डायमेंशन लेस रहेगा क्योंकि आप जानते हो कि जाइम डायमेंशन लेस है, तो जाइम प्लस 1 ये भी डायमेंशन लेस ही होगा, तो म्यू आर भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब इसमें से हम मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ वी कैन राइट B इज इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर इंटू H, है ना। ये जो लास्ट इक्वेशन था 7th, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर H। बट यहां पे ये जो म्यू आर है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये हो जाता है म्यू अपॉन म्यू 0, जहां पे म्यू यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस और म्यू 0 यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो इससे अब म्यू का इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑब्वियसली म्यू विल बी इक्वल टू म्यू आर म्यू 0, है ना। तो अब फाइनली मैग्नेटिक फील्ड B का इक्वेशन आपको इस तरह से मिलेगा, B इज इक्वल टू म्यू H। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू H। याद रहे यहां पे जो हमने म्यू लिया है, ये म्यू क्या है? म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि सोलोनॉइड में हमने बीच में जो एक मटेरियल डाला था ना, उसकी परमिएबिलिटी है। और ये इक्वेशन B इज इक्वल टू म्यू H एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, राइट। अब यहां पे आप एक बात अब तक समझ ही गए होंगे कि ये जो जाइम है यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये म्यू आर जो कि है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ये म्यू जो कि है परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, ये तीनों इंटर रिलेटेड है। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू पता है तो ऑब्वियसली
दूसरी दो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें ही हम देखेंगे कि अलग अलग मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो उसके जाइम से ही सीधी पता चल जाती है। जैसे कि जाइम अगर पॉजिटिव है तो वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है, जाइम अगर नेगेटिव है तो वो मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है, और अगर जाइम की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और पॉजिटिव है तो वो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। ठीक है, वैसे ये सारी बातें डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी ये लेक्चर मैं यहां पे समाप्त करता हूं और साथ ही में बता दूं कि आज के इस टॉपिक के सारे इक्वेशंस जो जो मैंने ब्रैकेट किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रख लेना। देखिए, आपने नोटिस किया कि इस छोटे से टॉपिक में बहुत सारे इक्वेशंस आए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इस टॉपिक में से इन इक्वेशंस के बेस के ऊपर जी नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तौर पे ये एक छोटा सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, राइट। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड ये करूंगा कि बेटर ये है कि आप इस पूरे टॉपिक को वीडियो लेक्चर में से ही पॉज कर करके पूरा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है उस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से याद भी रह जाएगा। ऑलराइट, सो हियर विथ अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।